तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या फिर प्रशासनिक विधि का जब हम जाते हैं यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 वैसे तो देखने में बहुत ही वास्ट लगता है, बट उसमें सारे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा तो एक ही टॉपिक से घुमा फिरा के पूछे गए और वो टॉपिक है प्रत्यायोजित विधान। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है एलएलबी के सेमेस्टर्स एग्जाम के 5th सेमेस्टर में सबसे पहला पेपर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आज का टॉपिक है प्रत्यायोजित विधायन। तो ऐसे सुनने में ये टर्मिनोलॉजी बहुत टफ लगती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसे समझाऊंगी। साथ ही साथ आंसर राइटिंग का फॉर्मेट, कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखना है कंप्लीट आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ पूरी क्लास को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो प्रत्यायोजित विधायन है, प्रत्यायोजित क्या होता है, मतलब अपना कोई चीज़ आपको, जैसे घर में कोई काम करने के लिए कहा गया, ठीक है, एक लंबी सी लिस्ट आपको दी गई। अब आपको लगता है कि वो लिस्ट काफ़ी लंबी है, इतने सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करते हो, अपना काम किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हो। तो ये क्या हुआ, आपने अपने काम को क्या किया, प्रत्यायोजित किया। अब ये तो मैंने आपको सिंपल वर्ड में प्रत्यायोजित विधायन का मतलब समझाया, प्रत्यायोजित का मतलब क्या होता है। अब हम इसको कानूनी भाषा या लॉ के लीगल लैंग्वेज में समझते हैं। तो जो ये प्रत्यायोजित विधायन है, इसकी कोई पूरी परिभाषा कहीं दी नहीं गई है। विधानमंडल अपने को प्रत्यायोजित शक्ति के तहत कार्यकारिणी द्वारा निर्मित विधि है और ये प्रत्यायोजित विधान का प्रयोग दो तरह से कर सकता है। एक तो विधानमंडल द्वारा जो प्रत्यायोजित शक्ति होती है उसके अधीनस्थ अभिकरण द्वारा, और दूसरा प्रत्यायोजित शक्ति के प्रयोग से होता है। मतलब आपको एक, जो आप समझ लीजिए कि एक विधानमंडल है, उसके पास कुछ शक्तियाँ हैं जो कार्यकारिणी के पास है और इसी के तहत वो कानून या विधि बनाता है। अब उसके पास विधि बनाने की लिस्ट बहुत लंबी है, तो उसने क्या किया, इसको दो पार्ट में बांट दिया। एक तो विधानमंडल द्वारा अपनी शक्ति के द्वारा उसके अधीनस्थ जो भी अभिकरण काम कर रहे हैं उनका प्रयोग करके वो विधि बनवाएगा, और दूसरा अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करके उससे विधि बनाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, प्रत्यायोजित विधायन हो गए। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल अर्थों में, कि प्रत्यायोजित विधायन का अर्थ उस विधि से जो विधायिका के अतिरिक्त अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्मित की जाती है। बताती विधायिका ही है उनको कि इस पे आपको विधि बनानी है, लेकिन वो अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी होते हैं जो विधायिका की जगह पे उस विधि को बनाते हैं। अब आजकल ये नॉर्मल प्रचलन है कि विधान का थोड़ा सा भाग विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है और अधिकांश भाग जो है, जो उसको कार्य रूप देने वाले सदन होते हैं, संस्था होती है, व्यक्ति होते हैं, या फिर जो अधिकरण होते हैं, प्राधिकारी होते हैं, वो बनाते हैं। तो इसको कार्य रूप में देने के लिए फिर विधायी सदन के बाहर एक कार्यपालिका द्वारा भी बनाया जाता है। तो बेसिकली ये आप ध्यान से समझिए अगर, तो ये बेसिकली शक्तियों का पृथक्करण किया गया है कि किसी एक संस्था या एक व्यक्ति को सारे कानून बनाने का अधिकार नहीं है, बल्कि आप कानून बनाने का, विधि बनाने का जो विशेषज्ञ है उनको आप सौंप भी सकते हैं। अब कैसे, तो नियम है, कोई नियम बनाने वाला, स्कीम कोई हो, प्रपत्र हो, ये सब क्या है, प्रत्यायोजित विधान है। जैसे कोविड टाइम में जो भी नियम बने थे, ठीक है, सपोज करिए, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूँ, कोरोना का टाइम में एक सेंट्रलाइज नियम थे, ठीक, और बाकी स्टेट के अलग नियम थे। हर जिलों ने अपने अपने हिसाब से नियम बनाए थे, अलग अलग स्कीम बनाई थी। जैसे खाना ही पहुंचाना था जो कोविड से प्रभावित लोग थे उन तक, तो किसी किसी स्टेट में लोगों को खाने की दिक्कत नहीं हुई, किसी किसी स्टेट में दिक्कत हुई, क्योंकि इसके तहत जो स्कीम बनाई गई थी वो प्रत्यायोजित विधान के तहत बनाई गई थी कि कैसे जो है लोगों तक भोजन को पहुंचाना है, लोगों के आने जाने की व्यवस्था करनी है। इसी को बोलते हैं, क्या किया गया, विधान को प्रत्यायोजित किया गया। अब इसमें बिना कंप्लीट, तो ये तभी नहीं होगा जब तक कि हम इसमें किसी के स्पेशल परिभाषा ना दें। तो इसमें आप सामंत का नाम लिख लीजिए। सामंत ने कहा कि प्रत्यायोजित विधान वो विधान है, वह विधान है जो संप्रभु की शक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उदित होता है। मतलब एक तो वो है जिसके हाथ में संप्रभुता है, जिसके हाथ में सारी शक्ति है, इसके अलावा कोई अन्य प्राधिकारी भी है जो प्रत्यायोजित विधान बनाता है। और इसको कौन चुनता है, विधायिका खुद चुनती है। और साधारण अर्थ में कहें तो कानून या विधि बनाने की शक्ति विधायिका को है, और जब वो अपनी शक्ति किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को प्रत्यारोपित कर देता है और वो व्यक्ति या संस्था जो विधि बना देती है, उसी को बोलते हैं प्रत्यायोजित विधान। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी जो कानून बन गया वो सभी प्रत्यायोजित विधान माने जाएंगे, उसकी कोई संवैधानिकता, मतलब कुछ तो उसके वो होगी ना, क्राइटेरिया होगा उसको मानने का
तो क्या है कि इसकी संवैधानिकता से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया कि प्रत्यायोजित विधान कैसे संवैधानिक है। तो किसी भी विधान की संवैधानिकता का मतलब होता है कि उस विधान में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, जो अनुच्छेद हैं, जो धाराएं हैं, वो संविधान के प्रावधान का उल्लंघन ना करे। मतलब बेस हमारा क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के आधार पर ही प्रत्यायोजित विधान बनेगा, उसको उल्लंघन नहीं करना है, पहली शर्त है। इसको आप थोड़ा डिटेल में लिखते जाइएगा, मैं आपको बस कीवर्ड्स के थ्रू समझा रही हूँ। दूसरा कि संविधान शक्ति हस्तांतरण को स्वीकार करता है, कि संविधान खुद बोलता है किसी एक के हाथ में पावर नहीं हो, पावर ट्रांसफर होना चाहिए, पर उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, हस्तांतरण की भी सीमा होनी चाहिए, और संविधान द्वारा निर्मित वो होना चाहिए। प्रत्यायोजित विधान संविधान के अनुसार ही निर्मित होना चाहिए। अब इसमें भी एक वाद लिखेंगे तो नंबर भर भर के आ जाएंगे। कैसे है वाद? वो है फेडरल न्यायालय बनाम जितेंद्र नाथ गुप्ता का वाद है। इन्होंने कहा कि प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिकता का प्रश्न पहली बार उठाया इन्होंने, फेडरल न्यायालय बनाम जितेंद्र नाथ गुप्ता के उसमें सबसे पहली बार प्रत्यायोजित विधान का प्रश्न उठा और सशर्त विधान नियम बनाए जाए, ये इन्होंने कहा। अब जो इस संविधान में उल्लंघित नहीं है कि विधायिका जो है अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किसी अन्य निकाय को कर सकती है, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये बस एक समझ की बात है। जैसे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति शासन जब होता है तो कार्यपालिका को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो ये भी क्या है, प्रत्यायोजित विधान है। तो बसन लाल गमन भाई के मामले में पुष्टि की गई कि प्रत्यायोजित विधान की परंपरा पूरी रूप से स्थापित हो चुकी है। शुरू में ये टेम्परेरी थी, बट ये अब स्थापित हो गई है। किससे पता चला? बसन लाल गमन भाई के मामले में। और दूसरा हरिशंकर बागला बनाम मध्य प्रदेश, ये आप केस लिख लीजिएगा। इसमें प्रत्यायोजन को न्यायालय ने वैध घोषित किया, न्यायालय ने खुद ही प्रत्यायोजित विधान को वैध घोषित किया। तो इसमें मेन कीवर्ड्स आपके क्या थे? एक तो संविधान, दूसरा न्यायालय, दूसरा विधायिका, और 3 केस क्या है? फेडरल न्यायालय बनाम जितेंद्र नाथ, बसन लाल गमन भाई का मामला, और हरिशंकर बागला बनाम मध्य प्रदेश का मामला। अब प्रत्यायोजित विधान कितना संवैधानिक है, इसके लिए इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का संवैधानिक धारा और उपबंध देखते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, तो समझ में आ जाता है कि नहीं, उनके कंपैरिजन में मतलब वहाँ पे भी यही प्रत्यायोजित विधान की परंपरा, और हमने भी उसी को फॉलो किया है। क्योंकि हमारे यहाँ भी क्या है, संसद सर्वोच्च है, सर्वोच्च संसद है, तो संप्रभुतापूर्ण है हमारा देश, और न्यायालय जो है वो हमारा स्वतंत्र है। तो लॉक और मॉन्टेस्क्यू जो थे, उन्होंने शुरू में ही कहा था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का आधार होना चाहिए, और अगर आप ध्यान से प्रत्यायोजित विधान को देखिएगा तो उसमें शक्ति पृथक्करण का ही आधार फॉलो किया गया है। मतलब एक विभाग जो है दूसरे विभाग के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना शक्ति या विधान बनाता है, मतलब एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। लाइक जैसे कोई मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो किसी मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहा है, उससे रिलेटेड कोई कानून बना रहा है, जैसे मास्क पहनने का ही कोई नियम बना रहा है, तो उसमें मेडिकल एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे डिस्कस करेगा, बजाय ये कि जो वित्तीय डिपार्टमेंट्स हो उनसे डिस्कस करे कि मास्क आने में खर्चा कितना होगा। वो पहली प्रायोरिटी नहीं है, पहली प्रायोरिटी मास्क को कंपलसरी करना, ठीक है। तो एक विभाग दूसरे विभाग के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसी आधार पर विधान बनाएगा। अब लॉक जो है इस सिद्धांत को सार्वजनिक विधि में भी लागू करने की बात करते हैं। बैगमैन बनाम साउथॉर्ड ने कहा कि कोई भी विभाजन की रेखा ऐसी नहीं खींची जा सकती इससे महत्वपूर्ण और गौण विषय अलग हों। मतलब अगर विधान बन रहा है तो उसमें ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है जिसमें प्रत्यायोजित विधान बनाया जाए, और इसमें से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जिसमें प्रत्यायोजित विधान बनाया जाए। इसकी कोई अलग से डिवीजन नहीं किया गया है। तो फाइनली आप निष्कर्ष क्या लिखोगे कि संविधान के अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द का जो विधि शब्द में अध्यादेश, आदेश, उपनियम, विनियम, अधिसूचना आदि को सम्मिलित करके जिसको मौलिक अधिकार के विपरीत होने की दशा में शून्य और प्रभावहीन घोषित किया जाएगा। ये आपका निष्कर्ष है कि अगर ये मौलिक अधिकार का हनन करता है कोई भी प्रत्यायोजित विधान तो उसको प्रभावहीन घोषित किया जाएगा, अन्यथा उसको प्रभावहीन घोषित नहीं किया जाता, वो उतना ही संवैधानिक माना जाएगा जितना कि हमारा संविधान माना जाता है। अब प्रत्यायोजित विधान का बेसिक आप समझ गए। अब जो है प्रत्यायोजित विधान के प्रकार को भी समझना जरूरी है। हमने ये इसकी विकास यात्रा देख ली, इसके पीछे का कंसेप्ट समझ लिया, इसका उद्देश्य समझ लिया, संवैधानिक कैसे ये समझ लिया। अब हमें जानना है कि प्रत्यायोजित विधान के प्रकार कितने होते हैं। तो 2 रूप होते हैं, पहला तो एक होता है साधारण और दूसरा होता है विशेष, और एक तीसरे प्रकार का भी है जिसको बोलते हैं अष्टम हेनरी खंड कहते हैं, और चौथा जो है वो न्यायिक नियंत्रण से मुक्त होता है। प्रत्यायोजित विधान कुछ ऐसे होते हैं जो न्यायिक नियंत्रण से मुक्त होते हैं। तो बेसिकली प्रत्यायोजित विधान के कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार। अब पहले चलते साधारण प्रत्यायोजित विधान क्या होते हैं। तो इसको आप कैसे पहचानिएगा? तो इसके बेसिक 2 लक्षण होते हैं। एक तो ये निश्चयात्मक लक्षण होते हैं और एक ऐसे लक्षण होते हैं जिसपे निषेधात्मकता लक्षण कहा जाता है। निश्चय वाले लक्षण का मतलब होता है कि वो अपनी सीमा के बाहर शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते, उनका फिक्स है, उनका निश्चित है कि ये उनका सीमा है और इससे बाहर अपने पावर
पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर संसद के किसी अधिनियम को संशोधित करने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि ये निश्चित किया हुआ है कि संसद के किसी अधिनियम को प्रत्यायोजित विधान के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको कहा जाता है निश्चयात्मक लक्षण, जो कि निश्चित है। और जो असाधारण या विशेष सिद्धांत था उसमें क्या कहा गया कि कर लागू करने से जुड़े विधान, संसद के अधिनियम का संशोधन, संसद स्वयं अपने नियमित प्रक्रिया का त्याग करके न्यायिक नियंत्रण समाप्त करेगी। मतलब विशेष में आएगा, जो निषेधात्मक लक्षण है उसमें आएगा ये सारी चीज़ें। ठीक, अब तीसरा जो है उसमें आप एक वाद भी लिख लीजिएगा, गरीब विधि अधिनियम 1930 का ये है, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को लागू करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे चीज़ें कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य अधिकारी को क्या दिया गया, विशेष, मतलब विशेष तरह का प्रत्यायोजन विधान दिया गया। निश्चयात्मक लक्षण नहीं दिए गए बल्कि विशेष लक्षण है ये जो मेडिकल अधिकारी करते हैं। अब इसके बाद आता है अष्टम हेनरी खंड। तो अष्टम हेनरी खंड क्या है, जब मूल अधिकार में संशोधन करके नियमों का निर्माण का अधिकार प्रदान किया जाता है तो इसे अष्टम हेनरी खंड कहते हैं। यानी फंडामेंटल राइट्स में जब कोई अमेंडमेंट किया जाएगा उसके नियम के निर्माण का अधिकार किसको है, प्रत्यायोजित विधान के तहत दिया गया, तो इसको अष्टम हेनरी खंड कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय बीमा अधिनियम 1911, निर्माणशाला अधिनियम 1937, पक्षी सुरक्षा अधिनियम 1954, न्यायिक नियंत्रण से मुक्त, ये सब प्रत्यायोजित विधान है। ये 3 अधिनियम याद रखिएगा ना तो बड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। और लास्ट में इसमें अगर अष्टम हेनरी खंड में आप प्रोफेसर वेड की बात लिख देते हैं कि प्रत्यायोजित विधान की नीति बहुत ही अस्त व्यस्त रूप में निर्मित की गई, कोई नियम फिक्स नहीं बनाए गए और यह ना किसी योजना पर आधारित थी और ना ही किसी तर्क पर आधारित थी, प्रोफेसर वेड कहते हैं। तो अष्टम हेनरी खंड उसमें अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रत्यायोजित विधान जो न्यायिक पुनर्विचार को अपवर्जित करता है, इसमें कार्यकारिणी को विधानमंडल द्वारा यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि किसी ऐसे नियम को बनाए जिसकी वैधता किसी न्यायालय में विवादित नहीं की जा सकती है, और इसका नियंत्रण प्रक्रियात्मक होगा, संसदीय होगा और न्यायिक होगा। हम इस पर भी आएंगे प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि प्रत्यायोजित विधान के प्रकार 4 होते हैं या 4 रूप होते हैं। एक तो साधारण रूप, दूसरा विशेष रूप, तीसरा अष्टम हेनरी खंड रूप और चौथा न्यायिक नियंत्रण से मुक्त रूप। साधारण में कौन सी चीज़ें आती जिसमें उनको सीमा निर्धारित की गई है, और विशेष में कहाँ आता है जो संसद अपनी नियमित प्रक्रिया का त्याग करके उसको विशेष अधिकार देती है, जैसे गरीब विधि अधिनियम द्वारा। अष्टम हेनरी खंड में क्या होता है जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने का भी, जैसे पक्षी सुरक्षा अधिनियम, न्यायिक नियंत्रण से मुक्त प्रत्यायोजित विधान, इसमें प्रोफेसर वेड की बात लिख देंगे कि ये बहुत सारा अस्त व्यस्त लगता है। और चौथा है कि न्यायिक पुनर्विचार को अपवर्जित करते हुए, तो इसमें क्या होगा कि कार्यकारिणी को विधानमंडल द्वारा अधिकार प्राप्त हो जाता है कि किसी भी ऐसे नियम को बनाए जिसकी वैधता किसी न्यायालय में विवादित नहीं की जा सकती। तो इस तरह से प्रत्यायोजित विधान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्यायोजित विधान क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए, इसकी संवैधानिकता से जुड़े क्वेश्चन, प्रत्यायोजित विधान का विकास, प्रत्यायोजित विधान के प्रकार या रूप क्या है, तो उसका आंसर फॉर्मेट यही होगा। अब इसके अलावा आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड है जो तैयारी कर रहे हो, सेमेस्टर्स एग्जाम दे रहे हो, तो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट है, LLB क्लासेस करके उस पर अपलोडेड है और हिंदी में सारी क्लासेस अवेलेबल है। मेरी कोशिश होती है कि 2 से 3 किताब और जो भी सीरीज़ है उनसे कलेक्ट करके मैं आपको 1-2 पेज में अच्छा सा 6 पन्नों का आंसर फॉर्मेट करा सकूँ। अगर ये चीज़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ ज़रूर मैसेज करिएगा।